वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है तुलनात्मक राजनीति के बारे में। तो तुलनात्मक राजनीति की जब हम बात करते हैं तो तुलनात्मक राजनीति की सबसे पहले तो हमें ये बात की जाए कि तुलनात्मक राजनीति है क्या। देखो, राजनीति विज्ञान को जो है वो बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जिसमें तुलनात्मक राजनीति भी उसका एक भाग है। तो तुलनात्मक राजनीति में क्या है, इसमें जो है ना, इसकी वास्तविक स्तर की बजाय इसमें इसके क्रमबद्ध तरीकों को अपनाया गया है। इसकी एक परिभाषा में बताऊं तो इसकी कोई एक निश्चित एक परिभाषा तो नहीं बन पाई है। कुछ विद्वान जो है वो तो इसे ऐसा कहते हैं कि ये झंझटों का केंद्र है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कितनी सारी कंपेयर, हमें तुलना करनी होती है। एक जगह के आंकड़े लो, दूसरे के लो, और फिर उसको तुलना करने बैठो। तो विद्वान तो कहते हैं कि भाई ये तो झंझटों का केंद्र है, लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज इसका इतना विकास नहीं हुआ होता। तो ये जो है सो मतलब अगर हम ये दिखाते तो ये हमें सिखाती है कि आंकड़ों का जो है वो विश्लेषण जो है वो किस तरीके से किया जाए। 1900 बेसिकली इसकी जो बात होती है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है। तो यानी 1939 के बाद की हम बात करते हैं, शीत युद्ध के टाइम, मतलब इस टाइम से इसकी शुरुआत होती है। क्योंकि इसी टाइम पे ये देखा गया था कि एक देश जो है वो वहाँ पे क्या स्थिति चल रही है, दूसरे देशों की क्या स्थिति चल रही है, तभी तो शीत युद्ध का दौर आया। तो उस टाइम से इसकी एक शुरुआत माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 1980 के दशक तक इसने जो है बहुत ज़्यादा विकास जो है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। शोधकर्ता हैं इसमें डेली नई नई बातों को भी ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात बताऊं तो तुलनात्मक राजनीति है क्या। तुलनात्मक राजनीति जो है वो क्या है, जो दो देश हैं हमारे पास, उन दो देशों के बीच में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, उनके बारे में उनका एक विश्लेषण करना। एग्जाम्पल, हमारे यहाँ जो है, ये हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है। हमने माना अमेरिका में भी फेडरल सिस्टम है, लेकिन क्या हमारे यहाँ का फेडरल सिस्टम और अमेरिका के फेडरल सिस्टम में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, उसका हम एक जब विश्लेषण करते हैं तो तुलनात्मक राजनीति यही करती है। तुलनात्मक राजनीति क्या करती है, दोनों देशों के बारे में बताती है। तो लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा मान लिया जाता है कि तुलनात्मक राजनीति है ये, लेकिन कई बार इसे ऐसा तुलनात्मक सरकार जो है वो ले लिया जाता है। इसका बेसिकली जो है वो मान लिया जाता है कि तुलनात्मक सरकार मान लेते हैं, बहुत पुराना सा शब्द है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। तुलनात्मक सरकार जो है सो जो तुलनात्मक सरकार है वो बेसिकली क्या है कि एक देश का दूसरे देश का या एक ही देश में तुलनात्मक सरकार की जब मैं बात करती हूँ तो एक ही देश में, सपोज सेंट्रल में जो है एक गवर्नमेंट है और स्टेट में एक गवर्नमेंट है, तो उन दोनों के कामों का भी कंपेयरशिप हो सकता है, राइट ना। और या फिर हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है, एक देश की गवर्नमेंट है, चाइना की गवर्नमेंट क्या है, इनके कामों के बीच में जो है वो एक तुलना निकल के आ सकती है। लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें पूरी पूरी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आ जाती है। तो इसमें कहा जाती है कि अच्छा ठीक है, तुलनात्मक राजनीति को बताओ, इनके पीछे अब कोई एक दृष्टिकोण भी होता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण की बात करते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण जो है जब बात की जाती है तो कहा जाता है ये तो गैर तुलनात्मकवाद है। क्यों? क्योंकि इसमें विवरण इतने दिए हुए हैं। जहां पर विवरण इतने सारे होंगे तो ये चीजें कैसी होंगी, ये बहुत ज्यादा विवरणात्मक है, इसमें तुलना की कोशिश कम की गई है। और दूसरा जो है तुलनात्मक, जो परंपरागत की हम बात करते हैं तो पुराने उसमें हमें इतने ज्यादा आंकड़े भी नहीं मिल पाते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो है ना वैधानिक दृष्टिकोण की बात करता है, जो कहीं ना कहीं क्या है, जो राजनीति शास्त्र की विशेषता व्यक्त करता है। अब जो चीज राजनीति शास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। राजनीति शास्त्र के अंदर क्या क्या जाती है, सामाजिक व्यवस्था भी आ जाती है, आर्थिक व्यवस्था भी आ जाती है, उसमें बहुत सारे पहलू जुड़ जाते हैं, जबकि परंपरागत में इतना नहीं जुड़ता, ये सिर्फ उसका भी एक भाग वो निकल के आ जाता है। तो जब हम, लेकिन तुलनात्मक राजनीति जो है, जो हम आधुनिक की बात करते हैं, परंपरागत का तो यही इसका बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो उसमें क्या है, उसमें राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में वो बताता है कि राजनीतिक प्रक्रियाएं जो है वो किस तरीके से, कितनी ज्यादा चीजें उसमें ऐड है, वो क्या बताता है, वो राज्य की संस्थाओं के बारे में बताता है। जबकि परंपरागत दृष्टिकोण इसकी व्याख्या नहीं करता। परंपरागत दृष्टिकोण में कोई वैज्ञानिकता नहीं है, लेकिन जो
मॉडर्न का है उसमें उसकी इतिहास, उसकी वैज्ञानिकता, वो बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे कि है 1950 और 1960 के दशकों की बात करें तो उसमें है, एक है हमारे हेरोल्ड एंड देन एक है हमारे लासवेल। इन्होंने मतलब जो है इन्होंने कोशिश की कि अब तुलनात्मक राजनीति को क्या किया जाए, एक इंटरनेशनल लेवल पर लेके आया जाए, इनकी जो है मुद्दों को किस तरीके से आगे निकाला जाए। तो कहते हैं एक है पोल आलमंड, ये कहते हैं कि देखो तुलनात्मक राजनीति सिर्फ इसका इतना काम नहीं है कि आपका एक कंपेयर करे, ये तर्क देते हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजनीति विज्ञान का, राजनीति शास्त्र का एक उपभाग है, ये अपने आप में एक आंदोलन है। आंदोलन देखो किस तरीके से है कि आपके पास जब आपके पास एक तुलनात्मक आंकड़े आते हैं तो आप फिर उस चीज की ओर बढ़ने का प्रयास करते हो, तो ये एक आंदोलन रूप में आ गया, ये सिर्फ एक भाग आप नहीं कह सकते। तो इस तरीके से ये है कि तुलनात्मक के बारे में दृष्टिकोण कौन से, आधुनिक चीजें क्या क्या बताती हैं, आधुनिक में और भी बहुत सारी बातें आ जाती है, संस्थाएं हैं। अब जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण है उस टाइम पे कोई संस्थाओं का वो नहीं करता जिक्र, लेकिन जो आधुनिक है वो राज्य में संस्थाएं हैं वो उनके बारे में भी बताता है। दूसरा, परंपरागत में बहुत सीमित विषय हैं, लेकिन जब हम आधुनिक की बात करते हैं उसमें विषयों का भंडार है, बहुविषयक है ये, इसमें विषय बहुत सारे मिल जाते हैं। और आधुनिक में हम समाज अर्थ को भी लेते हैं, परंपरागत में ऐसा नहीं होता। अब इसी बारे में तुलनात्मक राजनीति के बारे में कुछ जो विचारक हैं वो भी विचार देते हैं, जैसे कि एस.एन. आइज़नोगाथ हैं, ये क्या कहते हैं कि तुलनात्मक प्रणाली जब हम बात करते हैं ऐसे शब्द में किसी खास तरीके का तो प्रयोग नहीं होता, अपितु जो है समाज के पहलू और सामाजिक विश्लेषणों पर ध्यान दिया जाता है। कहने का क्या मतलब है इसमें कहने का ये मतलब है कि समाज में जो चीजें चल रही हैं, एक समाज की स्थिति क्या है, एक समाज में संस्थाएं क्या है, उनके क्या पहलू है, उनकी जब तुलना की जाती है उनके विश्लेषणों को देखा जाता है। तो दूसरे राइटर्स हैं, अब जितने राइटर्स हैं वो उतने डेफिनेशंस तो देते ही देते हैं। तो अब इसी तरीके से एक और राइटर है, वो है हेरोल्ड लासवेल। हेरोल्ड लासवेल क्या कहते हैं इसके बारे में, कहते हैं कोई भी देखो जो ऐसा व्यक्ति है ना जो राजनीतिक विशेषताओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता है, उसके लिए तुलनात्मक का जो विचार है वो बहुत दकियानसुनी है। क्यों है दकियानसुनी, बड़ा अप्रिय सा लगता है, क्योंकि एक तरफ आप वैज्ञानिकता की बात करते हो, वैज्ञानिकता क्या मानता है, वैज्ञानिकता हमेशा प्रमाण मानता है, आपसे साइंस हमेशा कहेगा, साइंस हमेशा फैक्ट को पूछता है कि फैक्ट क्या है, तो वैज्ञानिकता को मानता है वो। और जब वो वैज्ञानिकता को मानता है तो फिर जब आप तुलनात्मक करते हो तो आपके पास आंकड़े भी एक वैज्ञानिक फॉर्म में होने चाहिए ना, वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप उनको वैज्ञानिक तरीके से तुलनात्मक विधि होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं, आप परंपरागत आप कुछ भी उठा लो और आप उसकी तुलना कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो उसी तरीके से एक और कहते हैं कि तुलनात्मक का जो तरीका है वो क्या है, एक व्यापक मापक, एक व्यापक रूप में होना चाहिए, एक वैज्ञानिक रूप में होना चाहिए, ना कि परंपरागत एक संकीर्ण रूप में होना चाहिए। आप छोटे रूप में उसको नहीं कर सकते हो। और क्या कहा जाता है कि जब आप तुलना करते हो तो तुलनात्मक जो तरीका है उसकी भी विधियां हैं, कि अब देखो विधियां तो होंगी जब हम किसी चीज की तुलना कर रहे हैं। अब कौन कौन सी विधियां, एक विधि है जैसे कि सांख्यिकी विधि है, तो कहता है कि कहते हैं कि तुलनात्मक तरीका का जो सबसे सर्वोत्तम जो विधि है कि जब सर्वोत्तम रूप में समझा जाए जब उसको सांख्यिकी रूप में दिया जाए, जब आप उसको संख्याओं के आधार पर व्यक्त करते हो, राइट ना। अब सांख्यिकी में तुलना में क्या होता है, हम जब तुलना करते हैं तो सांख्यिकी के आधार पर बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो तुलनात्मक अब जैसे मान लो मुझे प्रकृति विज्ञान का तुलना करना है तो वहाँ मेरी सांख्यिकी कहाँ काम आएगी, मुझे जीव विज्ञान का करना है तुलना, तो मैं एक जीव का दूसरे जीव से कर रही हूँ तो उसमें मेरी सांख्यिकी कहाँ काम आएगी। तो कुछ कहते हैं, आलोचक जो है वही कहते हैं कि सांख्यिकी विधि भी तो हर जगह फिट नहीं हो सकती ना, आप हर जगह तो उनको नहीं लेके आ सकते। तो यहाँ पे भी बहुत सारी खामियां हैं कि आप सब जगह पे सांख्यिकी विधि नहीं लगा सकते। फिर इस तरीके से बात करते हैं कि तुलनीय विशेषताएं, तो आप इस तरीके से देखो कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण एक सही होना चाहिए। उसके अलावा वहाँ पे कहते हैं कि सांख्यिकी प्रणाली जो है वो उपयोगी तो होती ही है, लेकिन फिर एक और विधि आती है, वो विधि कौन सी,
केस स्टडी मेथड। देखो केस स्टडी मेथड क्या होता है, केस स्टडी मेथड में जो है एक गहन चिंतन किया जाता है कि ठीक है हम कहीं का वो कर रहे हैं तो वहाँ के बारे में पूरी एक इंफॉर्मेशन निकालना। केस स्टडी मेथड बहुत सारे तरीके से किए जाते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी है। ये क्या करते हैं, ये सिद्धांत पुष्टि करते हैं। ये जो है सो मतलब जो भी खास वहाँ की कमजोरी है ये कब उपयोग किए जाते हैं, जब कोई साधारण सा राजनीतिक प्रस्ताव हो और उसको किसी सिद्धांत में तब्दील करना हो, तब केस स्टडी मेथड जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। तो अब खामियां, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट होती है, खामियां तो होती हैं। खामियां क्या है इसमें, इसमें खामियां ये है कि इसका जो है सबसे पहली बात है ये कि शोधकर्ताओं के सामने एक चुनौती रूप में है। चुनौती कैसे है, चुनौती ये इस रूप में है कि अब इसका जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल करें कि उनकी पूरी शक्तियों का प्रयोग कर सके। वैज्ञानिक राजनीति तरीके में वो किस तरीके से मतलब जो है सो करें, क्योंकि इसमें समय लगता है, केस स्टडी करनी पड़ती है, चिंतन करना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब मान लो देश में युद्ध की स्थिति आ जाए तो क्या उस टाइम पे अगर हमें किसी भी दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति हो रही है तो क्या वहां पे जाके केस स्टडी किया जाएगा कि वहां पे क्या चीजें चल रही हैं? जनरली ऐसा नहीं होता। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि इसने जो है जो तुलनात्मक राजनीति है उसका विकास कैसे हो रहा है, समसामयिक महत्व, उसका महत्व क्या है, किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी है। तो देखो तुलनात्मक राजनीति में जो सबसे पहले बात देखी गई थी वो देखी गई थी कि सबसे पहले जो है ना निवेश पर ध्यान दिया गया, निवेश किसी का कितना है। दूसरा इस पे बात की कि राजनीतिक शास्त्र पे अंतर्निर्भरता की, कि तुलनात्मक जो है वो राजनीति पर कितना डिपेंड है, राइट। अब तुलना बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन राजनीति पर जो है उसका कितना ज़्यादा डिपेंड है। अब जैसे कि राजनीतिक इसमें ये बताते हैं कि राजनीतिक स्वायत्तता के लिए बात होती है तो या आर्थिक की बात होती है, तो ये राजनीति से कितना ज़्यादा कोरिलेंट है, कितना ज़्यादा ये मिले। राजनीतिक दलों की बात करते हैं, जैसे भारत और ब्रिटेन की दलीय पद्धति के बारे में बात करते हैं, या भारत अमेरिका की दलीय व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं। जैसे भारत में हमारे बहुदलीय सिस्टम है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि दो ही पार्टी है। अमेरिका में लेकिन सब नहीं है, वहाँ पे सिर्फ दो ही दल है। तो कुछ चीज़ें हैं दलीय व्यवस्था के ऊपर बात कर सकते हैं। और जो है हम बात क्या कर सकते हैं, राजनीतिक जो हमारी नीतियां हैं, लोक नीतियां हैं, राइट ना। सबसे बड़ी बात जो आजकल की चल रही है लोक नीति की। लोक नीति क्या है, बेसिकली जो लोक नीति और राजनीति अर्थव्यवस्था से तुलनात्मक जो है एक राजनीति अर्थव्यवस्था और एक लोक नीति। लोक नीति क्या होती है, लोगों के लिए बनाई गई नीति, पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसी क्या होगी, लोगों के लिए बनाई जाएगी, लेकिन वो राजनीति में। अब कोई भी लीडर है जब वो राजनीति में जाता है वो किसके लिए पॉलिसीज बनाता है, लोगों के लिए बनाता है। लेकिन वो ये भी तो देखता है ना कि इकोनॉमी भी सिस्टम होती है। अब अर्थव्यवस्था और लोक नीति को जो है सो मतलब विलय कर देना, एक साथ मिला देना, ये जो है तुलनात्मक ने इसमें बहुत ज्यादा कामगार किया है। तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा एक फैक्ट है। तो कहते हैं कि किस तरीके से वह लोग निवेश की तरफ भागे हैं। अगर आज से 1991 से पहले की बात की जाए तो शायद देश में हमारे इतने उद्योग धंधे नहीं थे, शायद इतने बिजनेस सेटअप नहीं थे जितने आज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज लोगों में हो रहा है, हर किसी से भी होता है यार छोड़ना, नौकरी क्या करनी है, अपना बिजनेस करना है। तो ये चीज़ें फैक्ट होती हैं। उसके बाद इसमें बताते हैं कि एक और इसमें का जो महत्व है कि जो परंपरागत, जो भी हमारी जो परंपरागत विकासशील थी राजनीति थी और जो आधुनिक राजनीति है, इन दोनों को अलग करने का और इनसे जो इनमें जो मुद्दे हैं, जो इनमें जो विशेषताएं हैं, जो इनकी जो प्रकृति, उनको सामने लाने का काम भी किसने किया, तुलनात्मक राजनीति के। कि परंपरागत में क्या क्या चीजें थी और आधुनिक में क्या क्या चीजें, उनको एक सामने लेके आना, लोकतंत्र की सही पहचान देना, लोकतंत्र के रूप के बारे में व्याख्या करना कि अच्छा ठीक है एक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी है, दूसरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी है, उसके बारे में भी बताना। ये किसका है, ये इसका है। उसके बाद देखो पहली दुनिया के देश तो हमें पता है अमेरिका है। तीसरी दुनिया जो हम अल्पविकसित देश हैं, तो तीसरी दुनिया के देश को बेसिकली ये कहा जाता है विकासशील देश है। तो विकासशील देशों में भी हर देश में अब तो लोकतंत्र है ऑलमोस्ट कंट्रीज में, लेकिन नहीं था। तो गैर लोकतांत्रिक देशों की क्या स्थिति है, लोकतांत्रिक देशों की क्या स्थिति है, इसका एक जो है इनमें सामंजस्य बिठाना और इसमें किस तरीके से लोकतंत्र का क्या महत्व है, ये किसके कारण है, तुलनात्मक राजनीति के कारण। तो ये इसके महत्व है। और भी बताते हैं कि
इसका जो है सो बताते हैं कि ये अतीत से हमारी जो सत्यता है, जो आज जो हमारी जो पहचान है, ये सारी चीजें बताते हैं कि जो संकीर्ण जो क्षेत्र थे वो किस तरीके से आगे बढ़े, उनका किस तरीके से उद्भव हुआ है। उसके बाद बताते हैं समाज के संसाधनों की। समाज के संसाधनों में ये बताते हैं कि आज जो है जो सार्वजनिक क्षेत्र है, राइट ना, उसके लिए राज्य क्या करते हैं, राज्य संसाधनों का कितना प्रयोग करते हैं, राज्य पहले क्या करता था, राज्य आज क्या कर रहा है, ये इससे निकल के आता है। उसके बाद है लोक नीति में राज्य का दृष्टिकोण क्या है, राज्य ने जो दृष्टिकोण अपनाया उसका पूरा एक विश्लेषण निकाल कर देते हैं ये। उसके बाद जैसे हमें पता है कि राजनीति अर्थव्यवस्था, हमें जो है राजनीति अर्थव्यवस्था से तो हमें ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट जो है इकोनॉमी के जो है या राजनीति या पॉलिटिक्स है वो क्या है क्या, तो इसमें ये बताते हैं कि इसके जरिए क्या होता है, इसके जरिए जो छोटी छोटी जो भी तुलनाएं हैं, अब छोटी तुलनाएं कैसे, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम ले ले, सरकार की कोई भी चीज़ें ले लें, सरकार जैसे मेक इन इंडिया का एक प्रोजेक्ट लगाती है, एक अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर में जो है सरकार ने बहुत जगह पे सेटअप स्थापित किया, तो उनका क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, वो लोक नीति है, अर्थव्यवस्था को वो किस तरीके से प्रभावित कर रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है सो निकल के आता है। और जब हमारे पास जब एक तुलना होती है तो हम आगे की नीतियाँ बनाने के लिए हम ज़्यादा अच्छे से तैयार होते हैं और हमारे पास एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब आगे क्या करना है। तो इस तरीके से ये राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, जब मैं अंतर्राष्ट्रीय की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ भी कैसे बनती है, तुलना के आधार पर ही बनती है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब आपको पता है कि देश ये तकनीकें अपना रहा है, एक टाइम था 2G था, 2G से आज हम 5G 4G पे हैं, इंडिया में भी 4G 5G है, कुछ टाइम पर हो सकता है जापान 7G यूज़ कर रहा है। हम तकनीकों पे हमने तुलना की, हो सकता है अगले आने वाले सालों में हमारे पास भी 7G आ जाए। तो एक तुलनात्मक ने इस तरीके से अपना जो है एक विकास का दौर जो है वो पथ पूरा किया है। अब बात करते हैं द लास्ट 2 मिनट निष्कर्ष की कि हमने इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले तो जैसे हमने देखा है कि राजनीति शास्त्र का, हमने देखा है कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन बहुत पुराना है, राजनीति शास्त्र का जो है, और लेकिन जो तुलनात्मक की बात आ रही है, ये बात आ रही है दूसरे विश्व युद्ध के बाद, कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ है, लोगों में जो है इसका जो तुलनात्मक है इसका एक महत्व बढ़ा है, इसकी एक दिलचस्पी बढ़ी है, राइट ना। जो संकुचित क्षेत्र थे, परंपरागत दृष्टिकोण में क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण ना क्षेत्रों को बहुत संकुचित कर देता है, बहुत छोटे रूप में, बहुत संकीर्ण रूप में दर्शाता है, लेकिन आधुनिक नहीं है। आधुनिक में तो इतने विषय हैं, इतने कॉन्सेप्ट है। आधुनिक जो है ना वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी देखता है, हमारे समाज को भी देखता है, हमारी राजनीति को भी देखता है, इन सब चीज़ों को देखते हुए वो बताता है। उसके बाद हमने बताया था कि उसके बाद हमने ये किया था कि आज के टाइम पर जो है इसके तुलनात्मक राजनीति को चेक करने की इनकी विधियां कौन कौन सी है, जिसमें हमने किया था वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिकता तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा हमने किया था सांख्यिकी, लेकिन ये हर विधि के लिए सटीक नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये काफ़ी हद तक ठीक है। तीसरा हमने जो किया था वो हमने किया था केस स्टडी विधि। तो इसके बाद जो है सो अब बात आती है इसके विकास, हमने किया विकास पे। तो विकास में यही है कि किस तरीके से निवेश बढ़ा है, किस तरीके से राजनीति व्यवस्थाएं क्या क्या करती हैं, उनका महत्व बढ़ा है, क्या करती हैं, उनकी क्या राजनीति जो व्यवस्थाएं हैं उनकी उपलब्धियां क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।